नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञानदानी क्लासेज में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की लिटरेचर बुक कृतिका भाग 2 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और इसके राइटर हैं कमलेश्वर। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम यह जानते हैं कि जॉर्ज पंचम कौन थे। जॉर्ज पंचम 1947 से पहले यानी हमारे देश के आज़ाद होने से पहले इन्होंने हमारे देश के ऊपर शासन किया था और यहाँ उन्हीं की उसमें बहुत ज़्यादा चलती थी। इनका बहुत मान सम्मान था और हमारे देश के आज़ाद होने के बाद बहुत समय के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आती हैं और जहाँ इनको आना होता है दिल्ली में, वहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति की नाक टूट चुकी है। इसी के ऊपर यह पूरा पाठ लिखा गया है। यहाँ एक लेखक ने एक व्यंग किया है जो हमें यहाँ पाठ को पढ़ने से समझ में आएगा। तो अब आइए हम पाठ का सार शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्या है, प्रस्तुत कहानी में श्री कमलेश्वर जी ने भारतीयों की गुलाम मानसिकता पर करारा व्यंग किया है। भले ही आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, किंतु आज भी हम विदेशी लोगों की जी हजूरी करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। समाज में नाक व इज्जत सम्मान की प्रतीक मानी गई है। नाक को लेकर अनेक मुहावरों की रचना की गई है, जैसे नाक कटवाना, नाक कटना, ऊंची नाक, नाक रखना आदि। इस प्रकार के अनेक मुहावरे प्रचलित हैं। यहाँ नाक कटना मुहावरे के अर्थ को विस्तार करते हुए इसका प्रयोग किया गया है। सारा व्यंग इसी मुहावरे के इर्द गिर्द घूमता है। प्रस्तुत पाठ में सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलाम मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की गई है। पाठ का सार इस प्रकार है। अब हम पाठ का सार पढ़ना शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आ रही थी। महारानी के दौरे पर की खबरें प्रतिदिन अखबारों में छपती थी। एलिजाबेथ के दर्जी उनकी पोशाक को यानी उनकी ड्रेस को लेकर परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की जो कतरनें थी यानी उनकी जो कटिंग थी हमारे देश के अखबारों में खूब प्रकाशित हो रही थी। रानी के लिए कौन सी पोशाक बनाई जा रही है और रानी की जन्म पत्री तक निकाल ली गई। प्रिंस फिलिप्स के कारनामे, नौकरों, बावर्चियों आदि के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की तस्वीरें भी अखबारों में छप रही थी। तो रानी के आगमन को लेकर भारतवर्ष में सनसनी मची हुई थी। रानी के स्वागत के लिए तैयारियां बहुत खूब धूमधाम से हो रही थी। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट हो गई, यानी उसको इतना दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सड़कों की सफाई, मुरम्मत, मतलब सभी कुछ हो रहा था। सभी जो मुख्य इमारतें थी उनको सजाया जा रहा था। एकाएक समस्या सामने आ खड़ी हुई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस संबंध में राजनीतिक आंदोलन और पर बहस हो चुकी थी, किंतु राजनीतिक आंदोलन कभी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कुछ दल नाक लगवाने के पक्ष में थे और कुछ कटवाने के। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, नाक जहाँ पे भी नाक कटना आए उसका समझना आप मतलब निकालना कि इज्जत न रहना। नाक कटना का अर्थ है इज्जत न रहना। इसलिए समस्या ज्यों की त्यों बनी रही, किंतु एक हादसा हो गया कि हथियारबंद जवानों के पहरे के होते हुए भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक कट गई। किंतु रानी के आगमन के समय नाक के कटने का अर्थ था अपनी नाक कटाने के समान हो गया, यानी हमारी भी इज्जत न रही, क्योंकि रानी एलिजाबेथ द्वितीय उन्हीं के देश की थी और उन्हीं के एक बड़े नेता की यहाँ मान सम्मान नहीं है। तो उसमें क्या है कि हमारे देश की भी नाक कट गई, यानी हमारे देश का भी अपमान हो गया। ऐसा वो जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं ऐसा वो समझ रहे थे। देश के विभिन्न स्थानों पर शुभ चिंतकों की मीटिंग बुलाई गई और एक मत होकर रानी के आने से पहले नाक लग जानी चाहिए, ये उन्होंने फैसला किया। इसी संदर्भ में एक
मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में कुछ लाचार था, यानी बेचारा वो गरीब था। उसने अधिकारियों के चेहरों की घबराहट को जान लिया। तभी उसने एक आवाज़ सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लग जानी चाहिए। मूर्तिकार ने सहज भाव से उत्तर दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि यह लाट यानी मूर्ति कब और कहाँ बनी थी। इस लाठ के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अधिकारियों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, उनके चेहरे सफ़ेद हो गए। अंततः पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए, किंतु कुछ भी पता न चल सका। अधिकारीगण फिर परेशान हो गए। एक फिर कमेटी को फिर बुलाया गया। उसे नाक लगवाने का उसे मतलब कमेटी को नाक लगाने का काम सौंप दिया गया। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा मैं। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। हाँ, ये पत्थर को ढूंढ लाएगा और नाक लग जाएगी। सभापति ने भी भाषण जारी कर दिया कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी हुई है। जरूरत खोजने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा और आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यानी महारानी एलिजाबेथ को खुश करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसी मानसिकता के वो सभापति थे। यह भाषण हर अखबार में छप गया। मूर्तिकार हर एक पहाड़ की खाक छान आया, किंतु वह कीमती पत्थर उसको नहीं मिला। उसने कहा कि यह विदेशी पत्थर है, जो मतलब जिससे यह मूर्ति बनाई गई है वो पत्थर विदेश से लाया गया है। सभापति उत्तेजित होकर बोला, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता, यानी पत्थर भी हमें मिलना चाहिए। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा रहा। बहुत सोचने पर मूर्तिकार के मन में एक विचार कौन था, क्योंकि बेचारे का उसको तो पैसे का सवाल था। यानी उसके नाक लग जाती तो उसको पैसे मिलने थे, अगर वो नाक ही नहीं लगेगी तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो बेचारा पैसे से वो लाचार था। उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचाने की शर्त पर एक सुझाव दिया कि देश में अपने नेताओं की भी तो मूर्तियां बनाई गई हैं, उनमें से किसी भी एक नेता की मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती जुलती हो तो उसे यहाँ ले लिया जाएगा। पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सभापति ने कहा, यह काम जरा होशियारी से करना। मूर्तिकार ने देश भर का फिर भ्रमण किया। जॉर्ज पंचम की नाक का माप तो उसके पास था ही। उसने दादा भाई नौरोजी, खोगले, तिलक, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव रविंद्रनाथ, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि सब की मूर्तियों को भली भांति देखा और परखा। यानी हमारे लिए जो इतने सम्माननीय व्यक्ति थे उनकी नाकों को उन्होंने देखा। सबके नाक की माप ली गई, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। यानी उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत जॉर्ज पंचम से बड़ा था। वे इस पर फिट नहीं बैठती थी। इस बात से अधिकारी वर्ग में फिर खलबली मच गई। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो रानी के स्वागत का कोई अर्थ नहीं था। फिर मूर्तिकार ने सुझाव दिया, क्योंकि बेचारा पैसे से लाचार था, उसको पैसे चाहिए थे, तो उसने सुझाव दिया कि 1942 में शहीद होने वाले बच्चों में से किसी एक बच्चे की मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति के ऊपर लगा दी जाए। परंतु बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। यानी एक छोटे बच्चे, जो शहीद होने वाले छोटे बच्चे की इज्जत भी जॉर्ज पंचम की इज्जत से बड़ी थी। उसका मान सम्मान भी जॉर्ज पंचम से अधिक था। अंत में मूर्तिकार ने एक और सुझाव प्रस्तुत किया, एक ऐसा सुझाव जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए था। देश की 40 करोड़ जनता में से, उस समय हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी 40 करोड़ थी, तो देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यानी किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काटो और इसके ऊपर लगा दो। किसी न किसी 40 करोड़ में से किसी न किसी की नाक तो इससे मैच करती ही होगी। तो उसने सभा को ये सुझाव दिया। यह सुनकर सभापति महोदय परेशान हो गए, किंतु उसे उसकी अनुमति दे दी गई। अखबारों में केवल इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। लाट यानी मूर्ति की नाक लगाने से पहले पहरे का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया। उसकी रवाब यानी काई निकाल दी गई। ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि लगाई जाने वाली नाक
जिंदा रह के सूख न जाए, यानी वातावरण में नमी रहे। अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है जो पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी, किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा। ऐसा लगता था कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाने से सारे देशवासियों की नाक कट गई, किसी की नाक नहीं बची। जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बना कर रखा, उनकी नाक के लिए हम अपनी नाक कटवाने को क्यों तैयार रहते हैं। ये इसमें एक व्यंग छिपा हुआ है। यहाँ लेखक क्या कहना चाहता है, इसमें लेखक का प्रमुख लक्ष्य क्या है कि नाक को मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक माना रहा द्योतक सिद्ध करना है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन का प्रतीक है और उनकी लाट यानी प्रतिमा से नाक चली जाना यानी उनका अपमान है। और इसका अर्थ यह हुआ कि स्वतंत्र भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर उनका खंडन किया गया है। रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन पर सभी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी जाहिर करने के बजाय उसकी आराधना में जुट गए हैं। यह कार्य भारत के नाक कटने के समान था। जॉर्ज पंचम विदेशी शासक था, उसकी नीतियां भारत विरोधी थी, इसलिए उसकी नाक किसी भारतीय सेनानी से छोटी थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक लगवाने के लिए कटिबद्ध दिखाई देते हैं। उनकी नाक लगाने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। अंत में कोई भी जीवित नाक क्या उस पर नहीं क्या अंत में कोई जीवित नाक उस पर लगा दी जाती है। इससे तो भारतीयों की नाक और भी कट जाती है। तो ये इसमें एक व्यंग था कि हम विदेशियों को खुश करने के लिए अपनी भी नाक कटवाने के लिए तैयार रहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छे से आपको समझ में आ गई है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।